Hi guys, my name is Gaurav. Welcome to my channel. So, Real Madrid 3, Barcelona 1. बहुत ही आई नो ये वीडियो बहुत थोड़ा लेट है. हम इस वीडियो में थोड़े टेक्निकल साइड्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. सो ये गेम जो था थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड रहा, या फिर आप इसको ये कह सकते हैं कि ये गेम बहुत ही वेल एक्सिक्यूटेड प्लान्ड फ्रॉम मैड्रिड साइड. सो हम लाइनअप से शुरू करते हैं. मैड्रिड अपने यूसीएल फाइनल वाले लाइनअप के साथ आई. हम सबको पता है कि उनका वो सबसे स्ट्रॉन्ग स्टार्टिंग 11 है, जहाँ पे बार्सिलोना के कुछ इंजरीज प्रॉब्लम थे डिफेंस में. हालांकि उनके कुंडे वापस आ चुके थे और उन्होंने उनको खिलाया भी. एक्चुअली वो उसी का वेट इस गेम के लिए उस कुंडे को प्रिपेयर फिट कर रहे थे और उन्होंने उसको खिलाया भी पूरा गेम. सो मुझे जावी के स्टार्टिंग 11 में हालांकि कोई बहुत बड़े प्रॉब्लम्स नहीं लगे, लेकिन एक प्रॉब्लम था सिलेक्शन में, जो कि उसको गावी को स्टार्टिंग 11 में रखना चाहिए था, जो कि उसने उसको ड्रॉप कर दिया. जहाँ पे क्योंकि गावी के होने से बार्सिलोना के अंदर वो इंटेंसिटी और वो एनर्जी दिखती है. अदरवाइज़ वो बहुत स्लो फुटबॉल खेलते हैं, जो कि अब के मॉडर्न फुटबॉल में इतना स्लो फुटबॉल नहीं चलता है, क्योंकि टीम्स को पता है कि अब हाई इंटेंसिटी के साथ कोप करना आसान नहीं है. और स्पेन में फ़ुटबॉल बहुत टाइम से स्लो खेला गया है, लेकिन अब नहीं. अब उनको भी थोड़ा थोड़ा डेवलप करना चाहिए, अपने गेम को थोड़ा तेज़ करना चाहिए. हालांकि उनके पास प्लेयर्स हैं, बट आई डोंट नो वाई वो नहीं दे पा रहे हैं या क्या प्रॉब्लम है. ये तो जावी ही फिगर आउट कर सकता है. सो अब बारसा की प्रॉब्लम क्या हुई. सो जैसा कि आप देख सकते हैं, रियल मैड्रिड ने 4-4-2 स्टार्ट किया विद मिड ब्लॉक, और फाइनल थर्ड में अपने उन्होंने एक मिड ब्लॉक बना के रखा. और कुछ टाइम कभी कभी बीच में फेडे वेलवर्डे भी विंग साइड पे आ जा रहा था, जिससे कि वो 5-4-1 अपना बैकलाइन में क्रिएट कर लेते. और हम सबको पता है कि बार्सिलोना कितना स्ट्रगल करती है इस स्ट्रक्चर और इस शेप में. जब पूरी पिच को कवर कर लिया जाता है, उनके फ्लैंक्स को बिल्कुल ही ऑप्शन और स्पेस नहीं मिलता है जब वो बैक फाइव कर लेती हैं टीम में. लेकिन जावी ने अभी तक उसका कोई भी तोड़ नहीं निकाला, कुछ भी. वो मतलब कंप्लीटली क्लूलेस दिखते हैं. उनके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है बारसा के पास अभी तक कि वो उस बैक लाइन को कैसे ब्रेक करें. आप देख सकते हैं यहाँ पे डेम्बेले ने बिल्कुल भी लेफ्ट हैंड साइड से जावी क्या करता है, जावी जो करता रहता है ऐसे रहो, वाइड रहो, वाइड रहो, वाइड रहो अपने विंगर्स को. उनका जो लेफ्ट साइड का विंग था वो लिटरली ना डिसफंक्शनल था. उनके बहुत ही बेसिक रेगुलर रोटेशंस थे. वो क्या करते हैं कि डेम्बेले पुश इनसाइड, और जो बाल्डे है वो उस फ्लैंक को हाई पुश करता है. उससे क्या होता है ना, जो डेम्बेले है ना वो वहाँ पे ना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहता है. आपने देखा होगा वो हाफ स्पेसिस में हैं, जो मिड और डिफेंसिव लाइन के बीच में खेलना डेम्बेले प्रेफर नहीं करता, और वहाँ पे उसका गेम दिखता भी नहीं है. और वो हो क्या रहा था, वो एक ट्रायंगल सा क्रिएट कर ले रहे थे. वहाँ पे पेड्री पीछे से गेम डिक्टेट कर रहा था, और बहुत ही रेगुलर और बिल्कुल ही सिंपल मूवमेंट से उससे कुछ भी नहीं निकाल पा रहे थे वो. लेफ्ट हैंड साइड से अगर आपने फर्स्ट हाफ में देखा होगा, उन्होंने एक भी थ्रेट क्रिएट नहीं किया. हालांकि उन्होंने राइट हैंड साइड से फिर भी सर्जियो रोबोटो एक बार आया था. डेम्बेले के भी कुछ 1 या 2 शॉट आए थे जो उन्होंने टेस्ट किया था लुनेन को. उससे फिर डेम्बेले इतना अनकंफर्टेबल था हाफ स्पेसिस में और इनसाइड स्पेस में खेलने में. उससे क्या हो रहा था, बार बार ना उसको डीप ड्रॉप करके ना बॉल रिसीव करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से ना जो बिहाइंड जो बैक लाइन के बिहाइंड में स्पेस रहता है वहाँ पे बिल्कुल भी थ्रेट क्रिएट नहीं हो रहा था, क्योंकि डेम्बेले ही एक रनर था जिसको वहाँ पे रन्स क्रिएट करने चाहिए थे और बॉल्स वहाँ पे डलने चाहिए थे, जो कि उसने बिल्कुल भी नहीं किए. और उसकी वजह से बिल्कुल भी थ्रेट क्रिएट नहीं कर पाए बार्सिलोना वहाँ से. और ये चीज़ ना उनको समझनी पड़ेगी कि भाई अगर कोई स्टबन बैक लाइन है जो पूरी पिच कवर कर रही है, अपना बैक फाइव क्रिएट करके लो ब्लॉक बना के बैठी है, उनको ब्रेक करने के लिए आपको बॉक्स में जंप करना पड़ेगा, बॉक्स में रन्स निकालने पड़ेंगे, ओवरलैप्स रन, इन बिहाइंड रन्स आपको निकालने पड़ेंगे, और आपको बॉल्स डालने पड़ेंगे. आपको रिस्क लेना पड़ेगा इन बॉलों का, तभी आप उनको ब्रेक कर सकते हो, डिस्टर्ब कर सकते हो. लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया. वो सिर्फ विंग पे वाइड स्प्रेड करते हैं, और उससे क्या होता है कि ना फिर वो बैक फाइव कर देते हैं और स्पेस ना बिल्कुल ही बंद रह जाते हैं, तो फिर वो ना ही क्रॉस कर पाते हैं. और ये चीज़ भी बारसा को समझनी पड़ेगी. तुम अगर अपनी गेम इतनी डिपेंड करते हो अपने विंगर्स पे, तो आपको बॉक्स में भी प्लेयर रखने पड़ेंगे. ये चीज़ उनको ना, आई थिंक इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है बायर्न म्यूनिख. अगर वो विंग्स पे जाते हैं तो उसके साथ ही साथ वो बॉक्स में भी अपने इतने प्लेयर की प्रेजेंस रखते हैं कि अगर क्रॉस आएगा तो उनके वो क्रॉस टेक करने के सबसे ज़्यादा चांसेस होंगे. और बारसा यहाँ पे क्या गलती कर रही है, अपने विंगर्स पे तो वो रिलाई कर रहे हैं, लेकिन क्रॉस के लिए सिर्फ एक प्लेयर है अंदर, वो है लेवेंडोस्की. और जबकि उनको ये चीज़ देखनी चाहिए कि भाई अगर आप 2 अच्छे हेडर्स
टेकर डिफेंडर अगर उस टीम में है तो आपको क्रॉसेस थोड़े कम या आपको बहुत ही समझदारी के साथ डालने हैं। हाउ मैड्रिड एस्केप द प्रेस ऑफ बार्सिलोना, या आप ये कहो कि जो बारसा का प्रेसिंग स्ट्रक्चर था ना इस गेम में, वो मैड्रिड ने बहुत बैडली एक्सपोज किया। व्हाट की मैड्रिड ने ना सबसे अच्छी 2 चीज़ें इस गेम में क्या करी थी मैं आपको बताता हूँ। एक तो ना सबसे पहली चीज़ जो सबसे बढ़िया एंसेलोटी ने करवाई इस गेम में, उसने क्रूस या कभी कभी चुआमनी को ड्रॉप करवाया, उनकी जो 2 मैन फ्रंट प्रेसिंग थी उसको बीट करने के लिए 3 वर्सेस 2 क्रिएट करके बार बार उनका लाइंस ब्रेक करी। और आप ये सब जानते हो कि क्रूस एक सिंगल पास से लाइंस ब्रेक करने की कितनी कैपेबिलिटी रखता है। आप ये एवरी सीज़न हर सीज़न बार बार हर गेम में देखते आए हो कि एक उसका सिंगल पास कैसे लाइन ब्रेक कर सकता है। लेकिन ये चीज़ जानते हुए भी बार्सिलोना ने बिल्कुल भी कोई उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया कि भाई अगर क्रूस ड्रॉप कर रहा है तो हमें क्या स्ट्रेटजी के साथ करना चाहिए। हालांकि ये हर टीम को पता है कि क्रूस ड्रॉप करके खेलता है, जबकि इवन कैसामीरो था फिर भी कैसामीरो हमेशा पुश हाई करता है और टोनी क्रूस ड्रॉप करके खेलता है। इवन तो उसके बाद भी उन्होंने इस चीज़ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। दूसरी चीज़ मैड्रिड ने सबसे अच्छी क्या करी, उन्होंने जो मैड्रिड बार्सिलोना के प्लेयर जो मैन टू मैन प्रेस करते हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस था ना उसको इंक्रीज़ कर दिया। जैसे कि आप इस पिक्चर में देखो कि कितने दूर दूर हैं इनके प्लेयर्स, और उससे क्या हो रहा था ना, जो बार्सिलोना थी वो बहुत ही आइसोलेट हो जा रही थी और जिसकी वजह से ना एक सिंगल मैन को बहुत बड़े एरिया में ना प्रेस करना पड़ रहा था और उनकी जो प्रेसिंग सिस्टम था ना वो बहुत ही स्ट्रेच हो गया था। तो एक गलती बार्सिलोना ने ये करी और मैड्रिड ने ये चीज़ बहुत अच्छे से जैसा मैं कह रहा हूँ कि बहुत ही उससे एक्सपोज किया। और जो इससे हो क्या रहा था ना, जब वो देखो आप इस पिक्चर में देखो, जब वो इतना स्ट्रेच हो गए उसके बाद जो उनकी कॉम्पैक्टनेस होनी चाहिए मिड लाइन में वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी थी। और उसके बाद ना उनको इंडिविजुअली डील करना पड़ रहा था हर जगह पे बैटल करने के लिए, और जिसमें कि वो बहुत ही ब्लंडर्स करते हैं बार्सिलोना, क्योंकि उनके पास वो मैड्रिड की जो एक इंडिविजुअल क्वालिटी है उसके साथ वो बिल्कुल भी मैच नहीं कर पाते हैं। गेम जो हुआ एल क्लासिको, इसमें इतना इजी क्यों लगा सबको कि भाई हालांकि इतना हाइप था इस गेम का कि भाई इस बार का एल क्लासिको जो कि हम पिछले 1-2 सीज़न में देख रहे थे कि उसका जो हाइप था वो ख़त्म सा हो गया था, तो इस बार वो वाइब्स और वो सब कुछ वापस आया कि भाई ये वाला एल क्लासिको देखने वाला होगा, इसमें कुछ नया देखने को मिलेगा। तो वो जब मैच हुआ, वो मैच गेम ख़त्म हुई उसके बाद इतना ईजी लगा कि मैड्रिड ने इतना ईजिली इस गेम को किल कर दिया। एक्चुअली इसके पीछे ना एक कारण है मिस्टर कार्लो एंसेलोटी, ठीक है। उस बंदे ने ना अपनी टीम के प्लेयर को ना इतना फ्रीडम दिया है, वो कहीं भी जाके किसी भी पोजीशन में जाके खेल सकते हैं। यहाँ पे देखो कि फेडे वैल्वर्डे किस पोजीशन में है, वो बंदा हर पोजीशन पे उसको इतना फ्रीडम है, वो फ्री रनर है, वो कहीं भी खेल रहा है, कभी वो लेफ्ट फ्लैंक पे जा रहा है, कभी वो सेंटर में खेल रहा है, कभी वो लेफ्ट मिड खेल रहा है, कभी वो राइट विंग खेल रहा है। तो उससे क्या होता है ना, मैड्रिड के प्लेयर्स में इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि वो फ्रीली मूव करते हैं और उनका स्ट्रक्चर हमेशा मेंटेन रहता है, जो कि बार्सिलोना के साथ बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। और उनके मैन टू मैन मार्किंग को ख़त्म करने के लिए और तोड़ने के लिए ये एक बहुत ही ग्रेट वेपन है कि आप अपने प्लेयर्स को फ्रीडम दो फ्रीली मूव करने का। और इसी वजह से यही एक बहुत बड़ा एडवांटेज था मैड्रिड के पास ओवर बार्सिलोना, और जिसके साथ बार्सिलोना बिल्कुल भी कॉप नहीं कर पाई, ठीक है। और इसकी वजह से ना बार्सिलोना बिल्कुल ही डिस्टर्ब्ड थी अपनी शेप, और वो बहुत ही ज़्यादा स्पेसेस छोड़ रहे थे जिसको, और हम सब जानते हैं कि मैड्रिड कितनी डेंजरस है स्पेसेस को एक्सप्लॉइट करने में। उनके एक सिंगल पास उन स्पेसेस में कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं, वो एक सिर्फ 2 या 3 पासेस में दूसरे बंदे के बॉक्स में पहुंच जाते हैं। ज़ावी क्या चाहता है, ज़ावी को क्या करना चाहिए अपनी बार्सिलोना के लिए। हालांकि देखो अब उनके पास अभी तक बार्सिलोना लो टेबल टीम्स को फेस कर रही थी, और जब से उन्होंने अच्छी टीम्स को फेस किया उन्होंने वो रिजल्ट्स निकाल के नहीं दिए हैं। हालांकि 1 या 2 गेम के अलावा, जो कि उनकी सेविया वाली गेम थी उसमें उन्होंने 3-0 जो जीता था, उसके बाद बायर्न से वो हारे, उसके बाद फिर इंटर से हारे वो गेम, फिर अगला इंटर से ड्रॉ कर दिया, एल क्लासिको वो हार गए। तो भाई ज़ावी को अब रिजल्ट निकाल के देना पड़ेगा और कुछ ना कुछ। देखो अब प्रॉब्लम क्या है, ज़ावी क्या चाह रहा है कि उसके जो प्लेयर है वो कंटिन्यूसली इंटेंसिटी के साथ खेलें, जो कि वो नहीं दे पा रहे हैं। वो बहुत ही स्लो फुटबॉल खेल रहे हैं, जो कि ज़ावी नहीं चाहता है, ठीक है। और वो चाहता है कि जो बारसा के प्लेयर्स हैं वो जल्दी डिसीजन लें, वो अपने ओपोनेंट्स को ज़्यादा टाइम ना दें डिसीजन लेने का, और अगर उनको फाउल्स कमिट करना है तो वो जल्दी फाउल कमिट करें। जिसकी वजह से देखो एक जो पहला गोल जो आया था बेंजिमा का, वो बुस्केट्स की वजह से आया था। वो क्योंकि बुस्केट्स उसको बहुत देर तक ड्रैग करता रहा। उसको वो फाउल इनिशियली जब उसके साथ कॉन्टैक्ट में टोनी क्रूस आया था, उसको वो तभी इमीडिएट फाउल कर देना चाहिए था अगर वो उससे आगे निकल रहा था। हालांकि उसने वो चीज़
बाद में भी जाके की, बाद में भी उसने उसको पुल किया, बट उस समय तक तो बहुत देर हो गई थी। और यही प्रॉब्लम्स हैं जो जावी चाहता है कि भाई उसके टीम वाले जल्दी करें और मेच्योरिटी लेके आए। अब आप ये चीज़ टोनी क्रूज के साथ भी देख सकते हो कि टोनी क्रूज स्पीडी प्लेयर नहीं है, बट अगर कोई मिडफील्डर या कोई प्लेयर उसके साथ ऐसे आगे निकलता है तो वो खींच देता है, वो नहीं सोचते हैं एक बार भी। क्योंकि कंसीड करके पूरी गेम में स्ट्रगल करने से अच्छा तुम एक पहले इनिशियल फाउल करके तुम उस चीज़ को रोक लो। सो और वो क्या, और जावी को क्या ठीक करने की। और देखो एक और प्रॉब्लम है जो बार्सिलोना बहुत ही मतलब नहीं करते हैं उन, मतलब ये तो एक बेसिक सा है, हर टीम जानती है कि अगर तुम हाई लाइन के साथ मैन टू मैन प्रेस कर रहे हो तो आपको अपनी बैक लाइन को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज़्यादा फास्ट और इंटेलिजेंट रखना पड़ेगा, होना चाहिए, ताकि क्योंकि जब काउंटर पड़ेगा, जैसे कि मैड्रिड ने इस गेम में भी सिट बैक करके मिड ब्लॉक में काउंटर पे ही हिट किया, तो इसमें गलती किसकी है। अब आप तीनों गोल, आप पहला गोल देखो, विनीसियस का एक अच्छा रन उसकी पूरी डिफेंस को बॉक्स 6 यार्ड के बॉक्स के अंदर ले गया, और पीछे बेंजीमा, फेडे वलवर्डे फ्री खड़े थे, उनको किसी ने भी मार्क नहीं किया। हालांकि बेंजीमा एक प्लेयर को ही जंप करना चाहिए था विनीसियस के ऊपर, और एक को करना चाहिए था बेंजीमा के ऊपर, किसी ने उसको मार्क नहीं किया, और जिसकी वजह से उन्होंने पहला गोल खाया। और दूसरे में भी यही हुआ, दूसरे में भी वो अंदर घुस गए, उन्होंने पीछे नहीं देखा कि फेडे वलवर्डे खड़ा है, और उन्होंने दूसरा गोल भी ऐसे ही खाया। तो इस पूरी गेम में बारसा ने क्रम्बल्ड कहाँ पे किया, देखो हालांकि ऐसा कोई बहुत कोई टैक्टिकली बीट नहीं कर दिया, लेकिन हाँ, लेकिन बार्सिलोना यहाँ पे क्रम्बल्ड करी है क्वालिटी के ऊपर, ठीक है। अब आप फेडे वलवर्डे का गोल देख सकते हो, वो कंप्लीट क्वालिटी थी, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। वो सिर्फ एक बेसिक एरर था, बेसिक डिफेंसिव प्रॉब्लम थी जिसमें आपको मार्किंग करनी चाहिए थी, और उसके ऊपर आप कुछ भी नहीं कर सकते थे। और दूसरा विनीसियस का पेस, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद आप हर पोजीशन पे देखो, मैड्रिड के पास ना हर पोजीशन पे क्वालिटी है, ठीक है। अब आप मिलिटाओ को देख लो, मिलिटाओ ने लेवेंडोस्की को कंप्लीटली 90 मिनट्स ना पॉकेट में रखा है लेवेंडोस्की को, उसने उस बंदे को बिल्कुल भी चांस नहीं दिया कुछ भी करने का, ठीक है। सो आपको ऐसे प्लेयर्स लाने पड़ेंगे, और ऐसा नहीं है बार्सिलोना ने साइनिंग्स नहीं करी है, वो ऐसे प्लेयर्स नहीं लेके आए, उनके पास प्लेयर्स हैं, बट उनको अब जावी को अब देखना है कि उनको क्या करना है, कैसे उनको वो करना है, ठीक है। उसके बाद अब देखो और क्या गलती थी, एक सर्जियो रोबोटो, एरिक गार्सिया, आई डोंट नो वाई उसको इतना बिलीव है इन पे, ये कहते हैं कि स्पेनिश कोटा या ऑल, अब मुझे नहीं पता भाई क्या है, बट बार बार हर गेम में एरर क्रिएट करना भाई, तो आप बेंच भी कर सकते हो। और रही बात, फिर उसके बाद आता है मेंटालिटी। देखो एक ना विनिंग मेंटालिटी होना बहुत ज़रूरी है। आप अगर पिछली गेम क्रम्बल्ड कर गए हो, आप अगर पिछली गेम हार गए हो, तो आप पब्लिकली आके एटलीस्ट ये तो ना बोलो कि हमारे ऊपर इसका बहुत इंपैक्ट पड़ेगा अगली गेम में, ये वो फलान का। अरे भाई तुम प्रोफेशनल हो तो थोड़ा प्रोफेशनलिज्म दिखाओ, और गेम में जंप करो अगले नेक्स्ट गेम में, और शो करो कि भाई नहीं, तुम वो नहीं हो, तुम एक लूज से या एक हार से तुम ऐसे सिट बैक करके नहीं बैठ सकते हो, आप बार्सिलोना हो, आप दिखाओ। तो अब आप देख सकते हो कि बिल्कुल ही कोई टैक्टिकल इश्यूज़ तो हालांकि ज़्यादा नहीं थे, ठीक है, क्वालिटी थी जिसकी वजह से हारे हैं, ठीक है। और अब देखो बार्सिलोना को ये चीज़ तो अपनी सही करनी पड़ेगी कि प्रेसिंग के साथ प्रेसिंग और कंट्रोल, अपनी जो स्पेसेस हैं उनको कैसे कंट्रोल करना है, मतलब कैसे उनको कवर करना है। या तो आप मैन टू मैन को छोड़ के जोनल पे आ जाइए, उससे क्या होगा, आप स्पेसेस कम छोड़ेंगे, और अपनी जो प्रेसिंग वाले जो मेन आपके सेंटर और स्टार्टिंग प्लेयर्स हैं ना, स्टार्टिंग स्ट्राइकर्स हैं जो आगे खेलते हैं, ठीक है, और मिड, उनके बीच में इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि भाई कैसे तुमको प्रेस करना है, अगर कोई एक जंप कर गया तो उसका स्पेस कैसे कवर करना है। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, ठीक है। और सिंपली रियल मैड्रिड एक ज़्यादा डेवलप और मैच्योर्ड साइड थी बार्सिलोना के इस टीम के ऊपर, तो एटलीस्ट आप ये भी मेरी बात एग्री करोगे, ठीक है। और मैड्रिड के पास हर पोजीशन पे वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, और ऐसा नहीं है कि बार्सिलोना के पास नहीं है, बट एक चीज़ जो लैक करती है वो है मेंटालिटी और मैच्योर थिंकिंग, जो हमें ऐसी बिग गेम्स में चाहिए होती है, ठीक है, जो कि बार्सिलोना के पास हालांकि इस समय तो नहीं है, ठीक है। हाँ, अब आप बोलेंगे कि बार्सिलोना को डिफेंसिव इंजरीज हैं, और उनके जो हाँ मैं ये बात मानता हूँ, उनका जो अराहो है, क्रिस्टेंसन है। अब आप क्रिस्टेंसन हालांकि बैकअप प्लान है, ठीक है, ये आपका जो इस बार्सिलोना का जो स्टार्टिंग पेयरिंग है डिफेंसिव, वो कुंडे और अराहो की ही है। आप बार्सिलोना क्रिस्टेंसन को एज अ बैकअप ही लेके आई थी, तो अब आपका बैकअप प्लेयर अगर नहीं है, और हाँ आपका जो स्टार्टिंग है वो भी नहीं है, हाँ ये अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन उसके बावजूद भी आपके पास वेटरन था, पीके था, और कुंडे आपके पास था, आप उनके साथ जा सकते थे। एरिक गार्सिया भी था, आप उसको हर गेम में अपनी
हर इंपॉर्टेंट गेम में आपने उसको स्टार्ट कराया इतनी गलतियाँ होने के बाद भी, तो कुछ तो प्रॉब्लम है ना। अब आपको ये चीज़ देखना पड़ेगा। हाँ, उनको डिफेंसिव इंजरीज थी, उनके की प्लेयर लाइक बुस्केट वो डिक्लाइन कर रहे हैं, वो अपनी फॉर्म में नहीं है। उस जो उनका बुस्केट्स बहुत अच्छा प्लेयर है, उनके भी सिंगल पासेस बहुत डिफरेंस में क्रिएट करते हैं, पर अब अगर वो डिक्लाइन में है, अगर वो परफॉर्मेंसेस नहीं दे रहे हैं, उन एरर क्रिएट कर रहे हैं, एरर आ रहे हैं उनकी साइड से बार बार, तो वाई नॉट बेंच हिम, यू नो। तो उनको बेंच कर दो। आप फ्रैंकी डियोंग के साथ फ्रैंकी डियोंग को डीएम करके आप गावी को स्टार्ट दो। आपके पास पेडरी है, यंग बॉल्स हैं उनके पास, आप उनके साथ स्टार्ट करें ना, ठीक है। और क्यों आप अपने विंगर्स पे इतना डिपेंडेंट हो? आप कोई और फॉर्मेशन ट्राई करके क्यों नहीं देख रहे हो? ठीक है, आप कोई और स्ट्रक्चर क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करके देख रहे हो? आपके पास 50 गेम्स आ चुके हैं, उसके बाद भी अगर आप इस तरह की परफॉर्मेंसेज अपनी टीम से लेके आ रहे हैं और आप फिर कहते हैं कि तुम्हारे प्लेयर्स ऐसा काम नहीं कर रहे हैं, फिर उसके बाद ब्लेम लेना, इट्स नॉट, ऐसे नहीं चलेगा यार। और देखो, अब बारसा का अब हम सबको पता है कि भाई ये रीबिल्ड फेस है, वो रीबिल्ड कर रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि भाई ये रीबिल्ड फेस ने कुछ मतलब ज़रूरत से ज़्यादा टाइम नहीं ले लिया है। सो इस मैच को बहुत ही टेक्टिकली तो क्या ही हम बोले, बट मेजरली ये गेम मैड्रिड अपनी मेंटालिटी और क्वालिटी की वजह से जीती है, ठीक है। ये चीज़ तो माननी पड़ेगी आप लोगों को भी, राइट गाइस। सो थैंक यू सो मच वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए। यू गाइस मीन्स अ लॉट टू मी, ओके। सो अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स जो फुटबॉल खेलते हैं और टेक्टिकल साइड्स के बारे में जानना और प्रोफेशनली खेलते हैं और जानते हैं, उनके साथ प्लीज़ शेयर करिए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी है, मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, मैं ऐसी वीडियोस और लेके आऊँगा। सो फॉर दैट प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कीप सपोर्टिंग गाइज। थैंक यू सो मच, बाय बाय।